वेलकम टू ऑल ऑन अ प्लेटफॉर्म ऑफ अ निशो अकेडमी। आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार का पहला चैप्टर संविधान क्यों और कैसे का भाग 3 करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आप भाग 1 और भाग 2 को प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है पहला, वो टॉपिक है संविधान को समर्थ और प्रभावी बनाने वाले प्रावधान। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जिसे हमने भारतीय संविधान में शामिल किया था जो भारतीय संविधान को मजबूत बनाते हैं। संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे वह आम लोगों की भलाई का काम कर सके। तो जैसे कि हमें पता है कि जो भारतीय संविधान है वो हमें ऐसी शक्तियां प्रदान करता है जिससे हम हमारे कार्यों को भी आसानी से कर पाते हैं। जैसे हमारे यहाँ कुल 11 मौलिक कर्तव्य और 7 मौलिक अधिकार हैं जिसके तहत हम हमारा जीवन बिताते हैं। जो सरकार का कार्य बनता है कि हमें किस तरह से हमारे कानूनों को, नियमों को पालन करने में हमारी मदद करती है। यह भी जरूरी है कि संविधान प्रभावी हो। संविधान के प्रभावी होने की कसौटी यह है कि वह केवल कागजों पर मौजूद ना हो। तो देखो, जैसे आपको पता है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। अगर वो संविधान केवल कागजों पर ही रहता है तो हम उसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं लाइफ में। तो संविधान का केवल कागजों पर रहना ही जरूरी नहीं है, बल्कि संविधान का ये भी जरूरी है कि वो संविधान रियलिटी में इम्प्लीमेंट किया जाए, लोगों की जिंदगी में, रोजमर्रा की लाइफ में उसे प्रयोग में लाया जाए। जैसे कि ऐसे बहुत से रूल्स हैं जो केवल किताबों पे ही होते हैं, पेजों पे ही होते हैं और वास्तव में उन्हें आम जनता तक नहीं लेके आया जाता, या सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली पॉलिसी, नीतियाँ, मनरेगा या अन्य तरह के प्रोग्राम जो केवल पन्नों पे होते हैं, आम जनता के जीवन में आ ही नहीं पाते वास्तव में। तो सरकार का काम बनता है कि वो पीपल टू पीपल अप्रोच को पूरा करे और आम जनता की जरूरतों का भी ध्यान रखे। संविधान का स्रोत यानी संविधान किन लोगों ने बनाया, इसे आगे और अच्छे से दे रखा है। पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो, जो भारत का संविधान क्रिएट हुआ था ना, वो एक लघु भारत द्वारा क्रिएट किया गया था। लघु भारत का मतलब क्या है, मिनी इंडिया का मतलब क्या है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तो उसमें भारत में कुल 565 रजवाड़े थे। ठीक है, तो वो 565 रजवाड़े से भी शासकों ने कुछ लोगों को भेजा था संविधान सभा में कि वहाँ के संविधान बनाए, और संविधान सभा में कुल 389 मेंबर्स थे। ये लोग मिलकर संविधान सभा को तैयार कर रहे थे। तो आप देख सकते हो जो हमारा संविधान क्रिएट हुआ है, जो हमारा संविधान बनाया गया है, जिसे बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है, 2 years 11 month and 18 days का जो समय लगा है, वो टाइम अपने आप में बहुत है। और वो इसी वजह से है क्योंकि पूरे भारत को संविधान सभा के अंदर जगह दी गई थी। अप्रत्यक्ष रूप से 389 मेंबर्स इलेक्ट किए गए थे और उसके बाद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। भारत का संविधान कैसा है, अब हम बात करते हैं। देखो, भारत का संविधान एक संतुलित दस्तावेज है। इसका मतलब क्या है, सुचारू संतुलित दस्तावेज का, कि जो भारत का संविधान है ना, वो समय के अकॉर्डिंग वर्क करता है। ऐसा नहीं कि कुछ उसमें गलत है, पुराना है और वो हम आज भी फॉलो करे जा रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं करते। इसका एग्जाम्पल देख सकते हो आप, सबरीमाला का इशू। सबरीमाला एक टेम्पल है जहाँ पे 10 to 15 years ओल्ड जो वीमेंस होती हैं, जिनका मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है, उन्हें टेम्पल में नहीं जाने दिया जाता, जिसपे सुप्रीम कोर्ट आके इंटरफेयर करता है और वर्डिक्ट देता है कि देखो, जो धर्म का अधिकार है वो सबके लिए सेम है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हम ऑन द बेसिस की फीमेल के कुछ अलग सी कंडीशंस होती है तो हम उन्हें टेम्पल में एंटर नहीं करने देंगे, क्योंकि वो ऐसे गॉड का टेम्पल है जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो हमारा जो संविधान है वो समय समय पे अपने आप को चेंज करने को भी तैयार रहता है। यही नहीं कि जो रूढ़िवादी परंपरा है उसको लेके आगे चलता रहे। भारत का संविधान एक जीवांत दस्तावेज है। देखो, जीवांत दस्तावेज का मतलब क्या है कि भारत का जो संविधान है वो लगातार परिवर्तनीय है। जैसे आज की डेट मई 2020 तक भारतीय संविधान में कुल 104 संशोधन हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के संविधान को बने हुए 70 वर्ष हुए हैं और संशोधन तो उससे भी ज़्यादा हो रखे हैं। तो इसका मतलब यह है कि भारतीय संविधान में जब भी जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंग हम नए प्रोविज़न जोड़ देते हैं। जो भारतीय संविधान है वो 3 अंगों द्वारा चलाया जाता है। जैसे वो 3 अंग क्या है, विधि निर्माण जिसे हम विधायिका, लेजिस्लेचर कहते हैं। देन हमारे यहाँ क्या है, कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या करती है, विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पालन में लाती है। देन न्यायपालिका, आपको पता है न्यायपालिका का भी काम क्या होता है। न्यायपालिका का भी काम होता है, अगर विधायिका और कार्यपालिका द्वारा अगर कोई ऐसा कानून बनाया गया है जो गलत है तो
जो हमारे यहाँ न्यायपालिका है उसे ठीक करने का काम करती है। जैसे कि आपको पता होगा जो हमारे यहाँ विधायिका है वो भी दो तरह की होती है, एक वहाँ उसमें कैबिनेट होता है, ठीक है, और एक मिनिस्ट्रियल होता है। कैबिनेट में ओल्ड एज पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है, और जो मंत्रिमंडल होता है, ठीक है, उसके अंदर यंग होते हैं, ठीक है। अच्छा, हम आगे बात करते हैं हमारे यहाँ जो न्यायपालिका। देखो न्यायपालिका भी हमारे यहाँ 3 टायर है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, बीच में हाई कोर्ट और सबसे नीचे सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो भी 2 तरह की है, परमानेंट और नॉन परमानेंट। परमानेंट में हमारे ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और नॉन परमानेंट में हमारे पॉलिटिशियंस आते हैं, है ना। अच्छा, राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। तो जैसे कि आपको पता होगा जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री एवं उसकी लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये बात बहुत अच्छी है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रपति है वो वास्तव में जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री की मंत्रिमंडल के कहने पे करता है। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं कि भारत में जो राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का अध्यक्ष होता है और वास्तविक अध्यक्ष जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी मंत्रिपरिषद होती है, कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के नियंत्रण से मुक्त है। इस प्रकार शासन का कोई भी अंग ये दावा नहीं कर सकता कि उसके पास सत्ता का पूर्ण अधिकार है, ठीक है। तो कभी भी विधायिका नहीं कह सकती कि उसके पास ज़्यादा शक्तियां हैं, या कार्यपालिका ये नहीं कह सकती कि हम स्थायी हैं, हमारे पास ज़्यादा शक्तियां हैं, या न्यायपालिका ऐसा नहीं कर सकती कि हमारे पास तो बहुत शक्तियां हैं, जुडिशियल रिव्यू से हम कुछ भी हटा सकते हैं। तो हमारा संविधान बहुत अच्छा संविधान है और वेल बैलेंस्ड है। अच्छा, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन कैसे हुआ हम बात करते हैं। देखो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन से हुआ था। भारत में जो कैबिनेट मिशन है वो 1946 में आया था, जिसके बाद कैबिनेट मिशन ने मांग करी थी, एक एक्चुअली कैबिनेट मिशन का एक प्रपोजल था, उन्होंने प्रपोजल ये रखा था कि भारत में अब भारतीयों की सरकार बनाई जानी चाहिए और भारतीयों को हम उसके बाद आज़ादी दे देंगे यदि वो अपनी सरकार बना लेते हैं। तो उन्होंने एक संविधान सभा रखी और संविधान सभा में उन्होंने कुल 389 मेंबर्स रखे। 389 मेंबर्स में से जो 296 थे वो ब्रिटिश सरकार को नॉमिनेट कर रहे थे और 93 जो थे वो देसी रियासतों को नॉमिनेटेड कर रहे थे, ठीक है। अब क्या था, जो 11 थे वो गवर्नरों द्वारा और 4 को प्रांतों द्वारा भेजा गया था। तो अब ये टोटल 389 मेंबर्स थे और इसके बाद क्या था, ये 389 मेंबर्स मिलके संविधान को बनाने वाले थे, संविधान सभा का निर्माण करने वाले थे। और इसमें बहुत बड़े बड़े व्यक्ति थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सी राजगोपालाचारी हो गए, ठीक है। हाँ, बस एक अपवाद था कि महात्मा गांधी इसमें शामिल नहीं थे, ठीक है। ओके, हर प्रांत व देशी रियासत बातें करते हैं। छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई थी। जैसा कि हमारे यहाँ हर 10 लाख पे 1 सीटें दी गई थी। जैसे कि आज़ादी के समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, तो हर 10 लाख पे 1 सीट दी गई थी, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे संविधान निर्माण का कार्य शुरू किया गया था, ठीक है। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच करना था उनकी जनसंख्या के आधार पे। तो ये 3 समुदाय कौन से थे, मुस्लिम, सिख व सामान्य थे, ठीक है। अच्छा, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिसे एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाना था, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से किया जाना था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है कि देखो आपके वोट की वैल्यू ना समान है, आपका एक वोट है और वो एक ही काउंट होगा। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का मतलब होता है अनुपात में समान होना, यानी आपको जितनी % सीटें मिलेंगी, जितनी % आपको वोटें मिलेंगी उतनी % ही आपको सीटें भी मिलेगी। तो इसे हम क्या कहते हैं, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, इसको हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लाते हैं, लोकल इलेक्शंस में नहीं लाते, इसे ढंग से करेंगे चुनाव वाले चैप्टर में। अच्छा, देशी रियासतों के प्रतिनिधित्वों का चयन किया जाना था रियासतों के प्रमुख द्वारा। तो मैंने जैसे बताया था कि हमारे यहाँ 565 रजवाड़े थे और यहाँ पे पीछे आपको दिखाया था, 1 मिनट, यहाँ पे देखो कि जो 296 थे ब्रिटिशर थे और 93 कौन से थे, जो देशी रियासतों से आने वाले थे, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा संविधान था और जो हमारा संविधान सभा था उसमें सभी को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। ओके, जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित की गई थी। तो देखो जो संविधान सभा है ना, उसे निर्वाचित नहीं किया गया था। निर्वाचित का मतलब होता है कि उसे जनता प्रत्यक्ष रूप से चुने। तो संविधान सभा के जो 389 मेंबर थे उन्हें जनता द्वारा नहीं चुना गया था, बल्कि उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट, देसी रियासत, इनके द्वारा चुना गया था, ठीक है। तो याद रखना
कि ये नामांकित थी, अप्रत्यक्ष रूप से थी, इसमें सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार नहीं कराया गया था 389 मेंबर्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, ठीक है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अप्रत्यक्ष हुआ था, तो इसमें कुछ ऐसा इतना है नहीं। ओके, संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 1946 में होते, 1946 अगस्त में हुए थे। ओके, यहाँ पे दे रखा है कि देखो ब्रिटिश प्रांतों, जो ब्रिटिश ने सीट्स दी थी कांग्रेस को, ठीक है, वो टोटल 296 थी, जिसमें से कांग्रेस के लिए 208 थी, मुस्लिम लीग के लिए 73 थी, ठीक है। और जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र सीटें थी वो 15 दी गई थी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या था, सीटों को पूरा किया जाना था, ठीक है। हालांकि सीटें पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि बाद में मुस्लिम लीग भी अलग हो जाती है, जो मुस्लिम होते हैं वो मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लेते हैं, वो अलग से अपना संविधान बनाने चले जाते हैं, जिसकी वजह से 389 मेंबर्स कम हो जाते हैं, ठीक है। कमेंट करके बताना 389 से कितने मेंबर रह जाते हैं। हालांकि देशी राष्ट्रों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई थी, ठीक है, तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी संविधान सभा में। ओके, संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था और प्रत्येक समुदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, अंगल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधियों से मिलकर बनाया गया था। इसमें महिलाएं भी शामिल थी, जैसे राजकुमारी अमृत कौर जो भारत की पहले स्वास्थ्य मंत्री थी, वो भी इसमें शामिल थी। अच्छा, एक वर्ड आया भारतीय, यहाँ पे अंगल भारतीय, एंग्लो इंडियन। देखो एंग्लो इंडियन का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ब्रिटिश मूल का हो, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन में जन्मा हो और भारत में आके अपनी सेवा दे रहा हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पूर्वज ब्रिटिशर्स हो और भारत में आके वो कार्य कर रहा हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, एंग्लो इंडियन कहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ राज्यसभा में एंग्लो इंडियंस होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करते हैं। तो अपवाद के तौर पे याद रखना कि एकमात्र जो जाने पहचाने हस्ती थे महात्मा गांधी, वो संविधान सभा में नहीं थे, क्योंकि कहते हैं कि 1947 के बाद जब फ्रीडम मिली तो उसके बाद से महात्मा गांधी ने अपने आप को जो एक्टिव पॉलिटिक्स थी उससे अलग करना शुरू कर दिया था। ओके, संविधान सभा में अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति, तो मैंने जैसे कि आपको बताया ही तभी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का होना, हमारे लॉ मिनिस्टर जिसे हम संविधान सभा के जनक के रूप में भी जानते हैं, संविधान के जनक के रूप में आते हैं, BR अम्बेडकर, C राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का होना, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े व्यक्तियों का होना जिसकी वजह से हमारी संविधान सभा अधिक महत्वपूर्ण बन गई थी, ठीक है। यद्यपि संविधान सभा के सदस्य भारत के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए थे, फिर भी हिंदू, मुसलमानों, सिख, ईसाइयों, पारसियों, एंग्लो इंडियन और अन्य वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व देखा जा सकता है, ठीक है। ऐसा कोई भी पक्ष नहीं बचा था जिसका प्रतिनिधित्व संविधान सभा में नहीं हुआ था, ठीक है। तो इवन वीमेंस को भी हमने पार्टिसिपेशन दिया ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार है, किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर कि मेल पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फीमेल पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, ठीक है। यद्यपि सदस्यों का चुनाव प्राकृतिक रूप से हुआ था, तथापि संविधान सभा एक उच्च प्रतिनिधिक निकाय थी, ठीक है। तो याद रखना, जो संविधान सभा थी अपने आप में बहुत बड़ी थी, सबों ने इसे रिस्पेक्ट दिया था और सबों ने इसके सारे डिसीजंस की रिस्पेक्ट करी थी। ओके, संविधान सभा की कार्यशैली की बात करते हैं कि संविधान सभा ने किस तरह से कार्य किया था, किस तरह से विचार विमर्श किया था, ठीक है। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो आप लोग याद रखना कि जो संविधान सभा की पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। इससे क्वेश्चन आता है, कुल संविधान सभा की 166 बैठक हुई थी और पहली कब हुई है, 9 दिसंबर 1946, और अंतिम बैठक कब हुई है, देखो अंतिम याद रखना, अंतिम बैठक जो हुई थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी, क्योंकि उस दिन हमने हमारे पहले राष्ट्रपति, कौन थे पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और हमारा राष्ट्रीय झंडा, नेशनल फ्लैग, तिरंगा, और हमारे जो राष्ट्रीय गान है, हमने इन 3 चीज़ों को अडॉप्ट कर दिया था, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा संविधान ऑलमोस्ट रेडी हो गया था उस समय तक, ठीक है। बट हमने उसे इम्प्लीमेंट जो किया था वो 26 जैन को किया था, याद रखना 26 जनवरी 1950 को किया था, ठीक है। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सदन के सर्वाधिक वृद्ध व्यक्ति थे, उन्हें संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया था, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो याद रखना, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, प्रारूप कमेटी थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो जो थे वो BR अम्बेडकर थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। यद्यपि संविधान सभा ने विचार विमर्श का कार्य दिसंबर 1946 में शुरू कर दिया था, संसद जो हमारे यहाँ संसद है वो संघात्मक है। देखो सबसे पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो, जैसे आपकी जो पार्लियामेंट है ना, संसद 3 से मिलकर बनती है, 3 लोगों से, 3 व्यक्तियों से कह सकते हो आप। एक देखो लोकसभा है ना, लोकसभा जो आम जनता का
रिप्रेजेंटेशन करती है, लोकसभा यानी लोगों का जो प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा जो राज्यों का करती है, और प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। तो हमारी जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन तीन से मिलकर बनती है, याद रखना। तो हम क्या बात कर रहे थे, जो हमारे यहाँ संसद है ना, उसे संघात्मक रूप में रखा गया है। संघात्मक मतलब आपने देखा होगा हमारे यहाँ शासन के प्रकार जो है उसमें हमने संघात्मक यानी शक्तियों का बंटवारा कर रखा है। केंद्र में हमने केंद्र को ज़्यादा शक्ति दे रखी है, राज्यों को कम शक्ति दे रखी है। आप देख सकते हो केंद्र में अलग सरकार होती है, राज्यों में अलग सरकार होती है, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे स्थानीय सरकारें भी हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने इन लोगों को इस तरह से शक्तियाँ दे रखी है। हमने मतलब संविधान, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम संविधान से शक्ति ग्रहण करते हैं, और संविधान यानी हम जनता से शक्ति ग्रहण करते हैं, इसलिए मैं हम शब्द यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारे यहाँ संघात्मक व्यवस्था है उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया है। केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर पर शक्तियाँ दी गई है ताकि सभी जगहों पे काम आसानी से हो सके, ठीक है। अच्छा, आगे अब हमारे यहाँ अगला प्रोविजन हमने क्या डाला संविधान में, अच्छा कि सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, यानी जो बालिग, देखो उस समय जो हमारे यहाँ पे एडल्ट पर्सन होता था, बालिग होता था, उसे हम 21 ईयर की एज में काउंट करते थे, और उसको हमने बाद में 18 ईयर्स कर दिया, ठीक है, संशोधन करके, अमेंडमेंट करके। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि वो समय की मांग थी, ठीक है। तो इस सिद्धांत को बहुत अच्छे लेवल पे देखा जाता है, और इसे ना बिना किसी डिबेट के, बिना किसी वाद विवाद के स्वीकार कर लिया गया था, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो संविधान थी उसकी क्या उपलब्धियां थी, संविधान में कौन से अधिनियम थे, ठीक है, और किस तरह की कार्यविधि थी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि संविधान में जो सबसे बड़ा रोल था संविधान बनाने में, वो प्रारूप समिति का था। देखो, प्रारूप समिति का मतलब क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी। जैसे हम लोग घर बनाते हैं तो घर का पहले बेस क्रिएट करते हैं ना, नींव बनाते हैं, गड्ढा खोदते हैं, तो उसी तरह से जो हमारा संविधान था ना, उसका जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया था वो प्रारूप समिति द्वारा किया गया था, जिसके हेड थे BR अम्बेडकर। एक छोटी चीज बताता हूँ यहाँ पे, जो हमारा संविधान है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसकी संरचना है, वो सबसे पहले BN राव, बेनेगल नरसिंह राव द्वारा 1934 में रखी गई थी। इस बात को याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, तो प्रारूप समिति क्यों मेन है, क्योंकि उसने संविधान सभा का अच्छा स्ट्रक्चर क्रिएट किया था। संविधान के पारित और स्वीकार किए जाने की तारीख, ठीक है, तो संविधान को कब पारित किया गया, कब स्वीकार किया गया, आप लोगों को पता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, बट हमने इसे इंप्लीमेंट कब किया, शुरू कब किया, 26 जनवरी 1950। उसकी एक सिग्निफिकेंट थी, महत्वपूर्ण था वो डेट, वो आपको ऑलरेडी पता है, ओके। अब इसकी क्या प्रक्रिया थी, क्या उपलब्धियां थी, ठीक है, इसे हम निष्कर्ष से देखते हैं। पहली बात कि जो संविधान था ये सर्वसम्मति से निर्णय लेने वाला संविधान था, यानी जो भी 389 मेंबर्स थे, और मुस्लिम लीग में ज्वाइन करने के बाद जो भी मेंबर्स रहे थे, उन्होंने जो भी फैसले लिए वो आपसी सहमति से लिए, सर्वसहमति से लिए। संविधान सभा के सदस्य इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि सर्वसम्मति से तैयार किया गया संविधान ज़्यादा प्रभावी होगा, और अगर हम आपस में देखो डिबेट करते हैं, एक दूसरे की बातों को नहीं मानते और फिर भी हम संविधान बना देते हैं, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, वो जो संविधान बनेगा वो कुछ दिनों का बनेगा। जैसे कि आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखो, संविधान ही खत्म हो जाता है वहाँ पे, प्रोविजन खत्म नहीं होते, पूरा संविधान खत्म कर दिया जाता है। नेपाल देखो, पूरा संविधान खत्म हो जाता है वहाँ पे, बट इंडिया में तो आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया ने फीचर्स ही ऐसे डाले हैं, ठीक है। तो जो भारत का संविधान है वो ज़्यादा स्थायी साबित हो सके, उसके लिए हमने सर्वसम्मति से संविधान को बनाया, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, भारत का संविधान तालमेल बिठाकर, समझौते कर कर नीति निर्माण करता है, और ऐसे प्रावधान उसमें शामिल किए गए हैं जो आम जनता की जरूरतों को पूरे करते हो और एक अच्छा मार्ग दिखाते हो हमें आगे के भविष्य के लिए, ठीक है। ओके, उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु की बात कर लेते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव ये वही है, प्रस्तावना, प्रियम्बल, जिसे हमने इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में किया था, सबसे ऊपर है ना। देखो, संविधान सभा में जो प्रस्तावना थी उसे 9 दिसंबर 1946 को हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, और इसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से इसे इजीली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। इसमें जो वर्ड्स थे वो कैसे थे, देख लो एक बार। भारत एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणतंत्र होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भारत में स्वयं का राज है, हम संप्रभु हैं, स्वयं का राज है, गणतंत्र, हमारे यहाँ देश का पहला व्यक्ति चुना जाएगा, ठीक है, जिसकी मदद से क्या होगा कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रपति होता है वो देश का पहला व्यक्ति होता है, और वास्तविक तौर पे जो भी संधियाँ होती है उसके नाम पे होती है। लेकिन 1947 से पहले क्या होता था, हमारे यहाँ सारी चीज़ें ब्रिटिश गवर्नमेंट के नाम पे हुआ करती थी, ठीक है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी। ओके, सार्वभौम संपन्न स्वतंत्र भारत की सारी शक्तियों का स्रोत भारत के लोग होंगे। तो ये तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि जो भारत की जनता है, भारत की जनता संविधान से शक्तियां ग्रहण करती है और संविधान भारत की जनता से शक्तियां ग्रहण करता है ना।
भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो हमने प्रस्तावना में से ढंग से डिस्कस किया है, प्लीज़ आप लोग वहाँ पे देख लेना इसे आके कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या होता है। प्रतिष्ठा, अवसर, कानून के समक्ष समानता, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हुई हैं हमने, ठीक है। और विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमने वहाँ पे डिस्कस करी हुई है, आप लोग इसे आसानी से वहाँ पे देख सकते हो और आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करना, हम इसे आगे वाली वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों को, शोषित और दलित वर्गों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को सुरक्षा दी गई है। तो हमने ये भी बात करी है कि हमारे संविधान में इन सबों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। और जो हमारी संस्था की बनावट है वो क्या है, लोकतांत्रिक है। तो हमारा जो संविधान है वो लोकतांत्रिक रूप में ही रखा गया है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, शासन की व्यवस्था में क्या है, संतुलन लाने का तरीका क्या रखा है हमने, विधानमंडल, कार्यपालिका, न्यायपालिका। तो हमने बात करी है कि हमारे संविधान में 3 अंग है, विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिसके माध्यम से हम कानून का संचालन करते हैं। और हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, जो संसदीय लोकतंत्र, उसकी व्यवस्था क्या है, संघात्मक है, ठीक है, जिससे हम हमारे बुनियादी सिद्धांतों को पूरा करते हैं, ठीक है। बचे बचे टॉपिक है संविधान निर्माण की सफलता, और जो आगे के 2 टॉपिक्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग टीम निशो अकेडमी। Kindly like, share and subscribe your own YouTube channel and hit the bell icon for more upcoming updates. And you can also follow us on Instagram. Thanking you for watching our video.